हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी टेट 2019 सेकंड पेपर के हिंदी चैप्टर के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए है विधेय, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है उद्देश्य और ऑप्शन डी है पद विन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उद्देश्य। दोस्तों, वाक्य का वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु को इंगित करे जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं उद्देश्य कहलाता है। विधेय, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के संबंध में जानकारी देता है, मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। और प्रविशेषण से भी क्वेश्चन कई बार बना है दोस्तों। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण विशेषण के पहले लगते हैं और विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आम मीठा है। यहाँ पर हम इस वाक्य में आम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आम है उद्देश्य सब्जेक्ट, मीठा यहाँ पर विशेषण है, आम की विशेषता प्रकट कर रहा है तो मीठा यहाँ पर विशेषण है। लेकिन हम बात करें, देखिए आम बहुत मीठा है, आम मीठा है, मीठा यहाँ पर विशेषण हो गया। लेकिन बहुत मीठा, मीठे की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है। दोस्तों, हिंदी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली 30 में 30 नंबर गेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है कथन सही है, ऑप्शन बी है कथन गलत है, ऑप्शन सी है अनुस्वार के लिए सही है विसर्ग के लिए गलत है, और ऑप्शन डी है विसर्ग के लिए सही है अनुस्वार के लिए गलत है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं। अनुस्वार जिनका उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, न्या हो गया, ड़ा हो गया और अंगा। विसर्ग दोस्तों ये जो डबल डॉट होता है ना, यही है। देखिए इनका यूज हम कहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्पूरः, प्रायः। देखिए दोस्तों, जब हमने प्रायः लिखा तो प्रायः लिखा हमने, तो शब्द के बाद में हमने विसर्ग का यूज किया, ना कि हम प्रायः को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। विसर्ग का यूज हम शब्द के आदि में नहीं करते हैं, शब्द के बाद में विसर्ग का यूज किया जाता है। उसी प्रकार हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए छीड़, यहाँ पर ड़ क्या है, अनुस्वार है, तो शब्द के बाद हमने यूज किया है। दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग दोनों का ही प्रयोग हम शब्द के बाद में करते हैं। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है कि अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, तो यह कथन गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, कथन गलत है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो क्रमशः है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा में जो और सो संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जहां चाह वहां रह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन सब में संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सर्वनाम के टाइप के बारे में, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर यशोदा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लक्ष्मी है जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा इस वाक्य में नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया कि लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य है। ऑप्शन ए है विधिवाचक, ऑप्शन बी है संदेहवाचक, ऑप्शन सी है आज्ञावाचक, ऑप्शन डी है संकेतवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी संकेतवाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्धविराम का चिन्ह है, इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, यह अर्धविराम का चिन्ह है। बी देखिए यह अल्प विराम का चिन्ह है। सी है इस चिन्ह को अपूर्ण विराम और उप विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। डी है देखिए यह संक्षेप चिन्ह है। हम समय की बचत और जगह की बचत के लिए भी फॉर एग्जाम्पल देखिए पीएचडी, एमए, एमएससी, बीएससी हम लिखते हैं तो डॉट देते हैं, यही होता है संक्षेप चिन्ह। हिंदी में इसको संक्षेप चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों विराम चिन्ह से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और आपको इसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कोदो, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है सरसों और ऑप्शन डी है खेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है पुस्तानुपुस्त, ऑप्शन बी है बेखटके, ऑप्शन सी है आप बीती और ऑप्शन डी है प्रतिदिन। दोस्तों अव्ययी भाव समास वह होता है जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। दोस्तों ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है, लेकिन देखिए ऑप्शन सी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है। पर कारक चिन्ह जहां पर होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है। ऑप्शन ए है स्वामी साई, ऑप्शन बी है कर्ण कान, ऑप्शन सी है आज्ञा आन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अगम, ऑप्शन बी है भरपेट, ऑप्शन सी है पुरातन, ऑप्शन डी है सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर। रचना के अंतर्गत क्या आता है, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है अर्थ अलंकार भाषा, ऑप्शन बी है भावार्थ व्याख्या कारक, ऑप्शन सी है अर्थ भावार्थ व्याख्या और ऑप्शन डी है व्याख्या संज्ञा वर्ण। रचना के अंतर्गत जो आता है वह है अर्थ भावार्थ और व्याख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है। ऑप्शन ए है पाली व्याकरण, बी है अभ्रंश व्याकरण और ऑप्शन सी है संस्कृत व्याकरण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फारसी और ऑप्शन डी है चीनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी में पूर्ण विराम में जो खड़ी लाइन होती है उसको छोड़कर शेष विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है। ऑप्शन ए है भारी, ऑप्शन बी है मूल, ऑप्शन सी है आचार्य, ऑप्शन डी है बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल। बाकी जो तीनों शब्द हैं वो गुरु का अर्थ बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए है सबको सभी कुछ अच्छा लगता है, ऑप्शन बी है दूसरों की सभी चीजें अच्छी होती हैं, ऑप्शन सी है सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और ऑप्शन डी है अपनी खराब चीज भी किसी को बुरी नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, इसका अर्थ होता है अपनी खराब चीज भी किसी को बुरी नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ऑप्शन बी है पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है, ऑप्शन सी है बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ऑप्शन डी है शिशु आराम से सोता है।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। यहाँ पर तुम उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, दिखला रहे हो, दिखलाना यहाँ पर क्रिया है, और मुझे और किसका चित्र यहाँ पर दो कर्म है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य होगा। ऑप्शन बी को देखिए दोस्तों, पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है, तो यहाँ पर पढ़ना और खेलना दोनों क्या है, क्रिया है, यहाँ पर कर्म तो कोई है ही नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, देखिए घड़ा, घड़ा यहाँ पर एक ही कर्म है, तो यह एक कर्मक होगा, द्विकर्मक नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, शिशु आराम से सोता है, तो यहाँ पर तो कोई कर्म है ही नहीं। और सकर्मक क्रिया में हमेशा याद रखिए, जब कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब वह सकर्मक क्रिया होता है, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया होता है। तो यह अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। शिशु यहाँ पर देखिए उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, और शिशु जब सोएगा तो शिशु को ही आराम मिलेगा। कर्ता के कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया पर पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुकी है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक कर्मक क्या है, द्विकर्मक क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब क्या होते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है चालाकी दिखाना, ऑप्शन बी है अपना काम निकालना, ऑप्शन सी है दोस्तों धूर्तता करना, ऑप्शन डी है नकल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपना काम निकालना। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 4। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है नजराना, ऑप्शन बी है बागीचा, ऑप्शन सी है सूदखोर, और ऑप्शन डी है अरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अरना। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु कीजे जान पानी पीजे छान कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए है कोई भी चीज अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, ऑप्शन बी है जो पास में मौजूद हो उसे ले लेना चाहिए, ऑप्शन सी है एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं, ऑप्शन डी है दूसरों को सुधारने के पहले स्वयं का सुधार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोई भी चीज अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिसकी बांह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है आजानुबाहु, ऑप्शन बी है आजान बाहु, ऑप्शन सी है अजान बाहु, और ऑप्शन डी है अजानु बाहु। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जिसकी बांह घुटनों तक हो उसे आजानुबाहु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संधि से मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी है गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि स्वर संधि, और ऑप्शन डी है यड़ स्वर संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे, जब बड़ी मात्रा हो, बीच में बड़ी मात्रा हो, जब मूर्ध का हम संधि विच्छेद करेंगे तो मुंह धन ऊर्ध बराबर मूर्ध। देखिए बड़ी मात्रा है दोस्तों। जब भी आप संधि पहचानते हैं तो आप हमेशा बीच की मात्रा को देखिएगा। देखिए हरि का छोटा ई और इस का बड़ा ई मिलकर, छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भानु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार देखिए विद्या धन आलय में बड़ा आ और बड़ा आ, देखिए बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। तो याद रखें दोस्तों बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ का मात्रा जहां पर दिखे वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगा, और ए और अ का मात्रा जहां पर दिखे वह वृद्धि स्वर संधि होगा। दोस्तों आपको बीच की मात्राएं देखनी है और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। जहां पर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, जैसे कि हरीश, भानुदय और विद्यालय, देखिए बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ, तो तीनों में है दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार जहां पर ए आए और अ आए तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि, जैसे कि एक, सदैव, परमौसद इत्यादि। दोस्तों प्लेलिस्ट से संधि वाली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इजी ट्रिक के द्वारा उसमें एक्सप्लेन किया गया है।
आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो कोई भी शब्द हो आप 2 सेकंड में बता सकते हैं कि उसमें कौन सी संधि है। नेक्स्ट दोस्तों अपठित गद्यांश दिया हुआ है, आइए रीड करते हैं। आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क से अपने को अछूता नहीं रख सकती। हिंदी का यह एक विशेष गुण है कि उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और ना ही विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं तो भी वह हिंदुस्तान है। इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो भी हिंदी ही रहेगी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वाचन वही हो सकता है, ऑप्शन ए है जो निर्विकार हो, ऑप्शन बी है जिसमें स्वर का आरोह अवरोह ना हो, ऑप्शन सी है जो स्पष्ट हो और ऑप्शन डी है जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अच्छा वाचन वही है जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए है वह तुरंत लिखने लग जाए, ऑप्शन बी है वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सज जाए, ऑप्शन सी है वह धारा प्रवाह बोलने लग जाए, ऑप्शन डी है उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सज जाए। बच्चे को जब हम वर्णमाला की पहचान कराएंगे तब वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सज जाएगी, वह तुरंत लिखने नहीं लग जाएगा, ना ही बोलने लग जाएगा और ना ही उसे व्याकरण का ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपर्युक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु है, ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है फारसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा। ऑप्शन ए है भाषा की उन्नति होती जाएगी, ऑप्शन बी है भाषा का शब्दकोश समृद्ध होगा, ऑप्शन सी है भाषा की उन्नति रुक जाएगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाषा की उन्नति रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का गुण क्या है। ऑप्शन ए है दूसरी भाषा की उपेक्षा करना, ऑप्शन बी है दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, ऑप्शन सी है अपना शब्द को सीमित रखना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना। हिंदी ने अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषा के शब्दों को अपनाया है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनुलेख का अर्थ है। ऑप्शन ए है किसी लिखावट के बाद लिखना, ऑप्शन बी है किसी लिखावट के पहले लिखना, ऑप्शन सी है किसी लिखावट के मध्य लिखना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, किसी लिखावट के बाद लिखना। दोस्तों अनुलेख का उपयोग छोटे कक्षाओं के बच्चों के लिए किया जाता है। टीचर या तो श्याम पट पर लिख देता है या फिर कॉपी में लिख देता है और बच्चे उसको देख देख कर लिखते हैं। तो अनुलेख का अर्थ हो जाएगा किसी लिखावट के बाद लिखना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।